हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। जो आज जूलॉजी का पेपर हमारा हुआ है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, है ना। और पेपर का लेवल कैसा था, टफ था, मॉडरेट था या इजी था, है ना। और सिलेबस में कितने क्वेश्चन थे, सिलेबस के बाहर से कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो वो सब ओवरऑल मैं आपको एनालिसिस करूंगा। और जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़े हुए से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और जो हमारा जो मतलब ट्रैक है, हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के एनालिसिस से मैं आपको ये सब सवाल जो है इनके जवाब देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये आपके चैनल का लिंक है, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम की आईडी है, मेल आईडी है। तो जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, आप सवाल पूछ सकते हैं। जिन्होंने मेंस दिया है वो मुझे अपना मैसेज करके बता सकते हैं कैसा रहा उनका। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है, तो वो मैं आपको भी एनालिसिस में बता दूंगा कि कैसा रहा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर था, 250 मार्क्स का पेपर वन है, ठीक है। तो पेपर वन में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि नॉन कोडेट जो है, मतलब जो कोडेटा और नॉन कोडेटा है, मैक्सिमम चंक तो पेपर वन का जो पार्ट वन है उसी से होता है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, क्योंकि नॉन कोडेट में हमारा लगभग आधा सिलेबस हो गया है। तो हमने जो आधा सिलेबस किया है उसके हिसाब से हमारे कितने क्वेश्चंस इसमें फंस रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर बात करें कंपलसरी क्वेश्चंस की, तो ये कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं पार्ट वन में। 5 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होते हैं, तो 10 मार्क्स ईच, एंड 5 क्वेश्चन है तो 50 मार्क का हो गया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम कैसे होता है ये हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है। तो उसमें आपको 10 नंबर के हिसाब से लिखना है। निमेटोसिस टोरेलिया ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा एंड इट्स इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ये हमारा भी रहता है, ये हमें अभी करना है, आगे आएगा, ठीक है। ऑरिजिनेट टेट्रोपोड ये आपका कोडेट में आ गया, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। और वेल लेवल डायग्राम ऑफ एवियन ब्रेन, ठीक है। जो फिशी जो एव्स होते हैं आपके, उनके ब्रेन की बात, तो ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये आ जाएगा। तो मतलब हमारे 5 में से 2 क्वेश्चन, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसमें से हमारे क्वेश्चन 100% कवर हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो आगे देख तो बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर में देखो इसने पूछा व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस एंड हार्मोनल रेगुलेशन इन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स हमने अभी पढ़ा नहीं है, आने वाला है हमारा इंसेक्ट्स। तो ये हम देखेंगे वहाँ पे। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, और उसका लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया। ये देखो मैंने आपको बोला था कि अगर पूछेगा ओबेलिया की तो लाइफ हिस्ट्री पूछेगा, तो लाइफ हिस्ट्री पूछ दिया इसने। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था उसमें, तो ये मैंने आपको बता रखा, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ इंटरनल ईयर ऑफ मैमल्स। तो मैमल हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो ये हमारा अभी नहीं आया इसमें। तो अगर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है। तो ये भी हमारा अभी नहीं हुआ है, कंपैरेटिव एनाटॉमी से इसने डाल दिया उठा के। और आगे देखेंगे नेफ्रीडियम एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया फाउंड इन फेरेटिमा। तो अर्थवॉर्म भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अभी आने वाला है ये भी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैकेनिज्म रेस्पिरेशन इन पिला, तो ये भी हमारा मोलस्क का भी अभी नहीं हुआ है, तो ये भी आने वाला है, ठीक है। मतलब जो अभी हमने नहीं पढ़ा है तो उसमें से मतलब अगर वैसे देखें आप नॉर्मली जो हमने नहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चन का अगर देखें तो जो सिलेबस में मेंशन है वही पूछा है इसने। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसने सिलेबस में दिया और वो मतलब सिलेबस में नहीं दिया और पूछ दिया, ठीक है। तो अभी तक तो क्वेश्चन पेपर ईजी ही लग रहा है। तो आगे देखते हैं। तो सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखेंगे। तो व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ हार्ट ऑफ रेप्टिलिया बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो ये भी हमने नहीं पढ़ा है। तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर इसमें से क्या पढ़ना है, तो मैंने उनको बताया था कि बेटा कोडेट वाले में मतलब कंपैरेटिव एनाटॉमी में हार्ट वाला पार्ट तो करके जाना। तो देखो उससे क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। और डिस्क्राइब हैबिटेट हैबिट्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, ये हमने कर लिया, ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये इसने पूछ दिया डायरेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद आपका लीशमानिया की लाइफ साइकिल, ये भी हमने पढ़ लिया बढ़िया से। तो लीशमानिया वाली तो ये भी हमारे पढ़े हुए में से है। तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है एग्जैक्टली क्वेश्चन वही पूछ रहा है और वही आपको लिख के आना है, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारा सेक्शन 1 के हिसाब से हमें ये समझ में है। जो हमने नहीं पढ़ा उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है ना। इतना जल्दी सब कुछ कवर तो हो नहीं रहा, बट सब कवर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में आपका देखेंगे जो 5 कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें आपका वर्मी कल्चर पूछा है, फिश पूछा है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक पूछा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो सेक्शन 2 में तो जितने भी क्वेश्चन मतलब जो आएंगे, क्योंकि हमने सेक्शन 2 का तो अभी कोई पार्ट छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमारे ना पढ़े हुए क्वेश्चन ही है, बट ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। वर्मी कल्चर, फिश लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, एंड बायोलॉजिकल क्लॉक आपका लिखा हुआ है उसमें क्या बोलते हैं बिहेवियर, उसमें इथोलॉजी में। देन इकोलॉजिकल सेक्शन इकोलॉजी का पार्ट है आपका, ये तो जनरल है, आपने पढ़ रखा होगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये भी आपके इकोलॉजी का पार्ट है। तो डायरेक्ट दिया हुआ है सिलेबस में, एज इट इज़ उठा के पूछ दिया, ठीक है। तो इसमें 10-10 नंबर के हिसाब से कैसा है, क्योंकि हम तो 20 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ेंगे हम।
तो आगे देखें, अगर कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन पूछा व्हाट इज डिफाइन कोरिलेशन और मेथड कंप्यूटिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो सीधा दिया हुआ सिलेबस में आपका। एंड इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो आराम से सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। देन फेरोमोन्स, फेरोमोन्स आपका दिया हुआ इथोलॉजी में आपका रोल्स इन इंसेक्ट, क्या इंसेक्ट में क्या रोल होता है फेरोमोन्स का, ठीक है। तो जो भी आपका रोल है वो सब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, वैसे सिंपल है, जैसे सिलेबस में लिखा हुआ वैसे उसने पूछ दिया, ठीक है भाई। तो मतलब हमारा जो हमने शुरू में ही जब अपना सिलेबस शुरू करा था, हमने शुरू में ही कहा था कि हमको 20 नंबर के हिसाब से लेके चलना है, 20 मार्क के हिसाब से हमको कंटेंट तैयार करके रखना है। और जैसे ही वो पूछ रहा है 20 में पूछ रहा तो 20 के हिसाब से लिख देंगे, 15 में पूछ रहा है, 10 में पूछ रहा है तो जितने मार्क में पूछ रहा है उसी हिसाब से हम उसको छोटा कर लेंगे, ठीक है भाई। तो अभी तक तो सब सिलेबस से ही है, आगे देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आप ट्रांसजेनेसिस, ठीक है, ट्रांसजेनेसिस पूछ दिया आपका, और मेथड्स एंड एप्लीकेशन पूछ दिया, ठीक है। ये आपका मेनली जेनेटिक्स में दिया हुआ, बट ये आपका इधर से पूछ रहा है, इकोलॉजी वाला जो इकोनॉमिक जूलॉजी है वहाँ से पूछ दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, ये भी आपका इकोनॉमिक जूलॉजी से उसने पूछ दिया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी इन एनिमल विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये भी आपका लिखा हुआ है सिलेबस में, मेमोरी के ऊपर का क्वेश्चन है, मेमोरी दिया हुआ है सिलेबस में तो मेमोरी पे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है भाई। तो सिलेबस से ही है अभी तक। ये लास्ट पार्ट है आपका। तो लास्ट पार्ट में अगर देखें पार्ट पेपर 1 का, तो इकोसिस्टम डिफाइन करना है, कर सकते हो, कोई भी कर सकता है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ये है कि आप बोलोगे 20 मार्क्स में लिखना क्या है, तो वो मैं आपको तो बताऊंगा जब हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और एपिकल्चर सीधा इकोनॉमिक जूलॉजी से उठा के पूछ दिया, कई बार पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि जूलॉजी का सबसे अच्छा सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इसमें आप ये कह सकते हो कि 60 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है वो बार बार, वही उसके फेवरेट क्वेश्चन है। मेथड ऑफ बी कीपिंग पूछ रहा है, ठीक है, तो पूछा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन सेम एंड टेम्प पूछ रखा है, फिर से पूछ दिया। तो मतलब पेपर 1 की अगर हम ओवरऑल देखें तो पेपर 1 ईजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, क्योंकि ऐसा भी कोई टफ क्वेश्चन इसने नहीं पूछे हैं। बट अगर आपने थोड़ा सा भी सिंसियर होकर पढ़ा है ना, आपने सिर्फ लेक्चर्स भी अगर देखे हुए हैं आपने, या कहीं से भी पढ़ रखा है, तो आप लगभग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, इतना मतलब इन्होंने इतना सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो पेपर 1 में तो हम बिल्कुल ईजी रखेंगे इसको। चलो आप पेपर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा पेपर 2 का पहला सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन है जो कंपलसरी होता है। तो इसमें देखो प्रोटीन इनिशिएशन और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, तो ये सिंपल है टॉपिक, क्या ना, मतलब आप मुझे भाई जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको अगर मुश्किल लगा तो मुझे कुछ उल्टा सीधा मत बोलने लग जाना। मैं मतलब अपना व्यू बता रहा हूँ, और जो कॉमन जनरल व्यू होता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पेपर कोई मतलब एग्जाम हॉल में तो ऑब्वियस ही बात है, प्रेशर जब होता है इंसान के ऊपर तो इजी क्वेश्चन भी टफ लगने लगता है, ठीक है, उसको छोड़ दो, वैसे मैं जनरल आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन आपका मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, ये पहले ही जेनेटिक्स में पहली लाइन में सिलेबस में लिखा हुआ है। एंड टेस्ट ऑफ एलिलिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये आप बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देन मिमिक्री, देखो मिमिक्री दिया हुआ सीधा सिलेबस में पूछ दिया, मिमिक्री टाइप्स ऑफ मिमिक्री हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर आप मेरी एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट देखेंगे तो मैंने वहाँ पे मिमिक्री आपको अच्छे से डिटेल से करा रखा है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। देन आपका अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर टेक्निक ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ दिया उससे इन्होंने, है ना। तो ये भी ठीक है, कर दोगे, क्लैडिस्टिक भी कर दोगे, है ना। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टमेटिक से पूछ दिया, तो है ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें इसमें, तो सेल साइकिल पूछा है, व्हाट इज सेल साइकिल, हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट दिया हुआ है सिलेबस में सेल साइकिल। और मॉलिक्यूलर इवेंट्स क्या होते हैं सेल साइकिल में वो पूछा है। प्रोटीन काइनेस क्या होता है, मतलब प्रोटीन काइनेस का क्या रोल होता है म्यूटिक साइकिल में, सेल साइकिल में, तो वो पूछा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आपका लाइसोसोम्स आर पोलीमॉर्फिक जस्टिफाई, है ना। ड्रॉ अ डायग्राम रिप्रेजेंट द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ लाइसोसोम सिस्टम, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। तो ये जस्टिफाई वाला पार्ट थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगता होगा, ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, बट इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो ईजी है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिक होता है जस्टिफाई करना, ये हम जब पढ़ेंगे लाइसोसोम आपको अपने आप जस्टिफिकेशन मिल जाएगा इसका कि क्यों होता है, ठीक है भाई। देन आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन, गिव एन ओवरव्यू ऑफ मेम्ब्रेन फंक्शन। तो ये भी चलो ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब आप यहाँ पे ना इजी से थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ चले गए इन दो क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। खैर कोई नहीं, जब हम पढ़ेंगे तो ये भी आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या क्या इसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पूछ रहा है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी, सुटेबल एग्जांपल। तो पॉलीप्लॉइडी मैंने आपको बता रखा, आप उसमें जाएंगे एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या होता है ये आपको पता ही होगा, है ना। तो सिंपल है क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे आप तो क्वेश्चन है क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज। ये हमारा अगला जो लेक्चर है जेनेटिक्स का ये उसी पे है, ठीक है। तो वही पूरा क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिंकेज यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। तो ये में तो अभी आपको आने ही वाला है। मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस, लास्ट जो हमारा जेनेटिक का लेक्चर है उसमें मैंने आपको डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था और मैकेनिज्म ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था और क्या उसकी सिग्निफिकेंस एग्जाम्पल के साथ पूरा बता रखा है। तो लेक्चर देख लो आप थोड़ा सा, तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। आइसोलेशन क्या होता है, प्लेलिस्ट पे जाओ, इवोल्यूशन में आइसोलेशन दे रखा है। मेजर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है जिसकी वजह से स्पेसिएशन होता है, पूरा बता रखा है, जाओ चैनल पे देख सकते हो। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसने पूछा एनलिस्ट थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला लेक्चर जो हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ वही है। एंड थियोरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था कि यही एक थियरी है जो ये बार बार पूछता है, ठीक है। तो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो ओपेरन और हाल्डेन वाली है, ये मैंने अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे कैसे इन्होंने किया था, तो ये आप जाके लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो पूरा वहीं से है। फॉसिल डेटा क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है, पहले आ रखा है फॉसिल डेटा पे। देन सेक्शन 2 में अगर हम चलें तो देखो फैटी एसिड रेगुलेट द नेचर ऑफ लिपिड, जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई करा दूंगा जब फैटी एसिड पढ़ाऊंगा, है ना। और मतलब जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना तब आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो जस्टिफाई वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे लगता है थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगते होंगे, मतलब उसमें होता है ना कि इसमें क्या लिखें यार, कैसे जस्टिफाई करें, तो वो मैं जब पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड डिफाइन कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम रेगुलेशन मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये भी जब आएगा तब बताएगा। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन इन एसिड बेस बैलेंस, ये आपका फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया, तो वो भी हमने अभी नहीं पढ़ा है। रैपिडली एक्टिंग साइनेप्टिक ट्रांसमीटर, ये भी फिजियोलॉजी का, ये भी अभी हमने नहीं करा है। स्पर्म कैपेसिटेशन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मेमेलियन स्पर्म, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का लेक्चर है। सेकंड फर्स्ट ही लेक्चर है गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद आपका स्पर्म कैपेसिटेशन मैंने बता रखा है, ठीक है। तो जाके देख सकते हो। आगे बढ़े अगर तो देखते हैं व्हाट आर पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स वाला पार्ट दिया हुआ है आपका फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो सिलेबस में है आपका। देन एपिनेफ्रिन का क्या मैकेनिज्म है ये आएगा तो मैं बता दूंगा। साइक्लिक एमपी दिया हुआ है आपका बायोकेमिस्ट्री में, एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइक्लिक एमपी, कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन में यूज़ करता है। देन बायो एनर्जेटिक्स, डिस्कस द रोल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इन ट्रांसडक्शन, आएगा बायो एनर्जेटिक्स भी आपका, है ना। मतलब सिलेबस में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है सिलेबस से बाहर है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखें अगर हम तो एक्सप्लेन द बेसिक स्टिमुलाई कॉजिंग पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, ठीक है। तो ये भी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हमने नहीं पढ़ा है पर पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कॉक्लिया, ये भी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी से बहुत पूछ रहे हैं इस बार, ठीक है। तो करेंगे फिजियोलॉजी भी अच्छे से। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है इसका, आएगा आगे। देन उसके बाद मॉर्फोजेंस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैंने बढ़िया से करा रखा है। सेलुलर डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस बता रखा है आपको, वहाँ से देख सकते हैं। गैप जंक्शन प्रोटीन्स, डिस्कस द रोल ऑफ सेलुलर इंट्रैक्शन, ठीक है। तो गैप जंक्शन प्रोटीन आपको प्रोटीन में आ जाएगा। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होता है, व्हाट इज द हेल्प ऑफ सुटेबल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ oogenesis, ये मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस में बता रखा है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होती है, वहीं पे आपको पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ। सेकंड यूसाइट क्या होती है, प्राइमरी यूसाइट क्या होती है, उससे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होती है ना। तो बस वो जो डायग्राम मैंने, वो जो फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है ना, वो फ्लो चार्ट भी बना के आ जाओगे ना तो कोई नहीं, आपका एक नंबर नहीं कटने वाला कहीं भी, ठीक है। तो पूरा मतलब प्रोसेस oogenesis का कैसे हुआ वो सब मैंने आपको बता रखा है। तो ये हमारा पूरी पेपर के मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए। तो इन द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि पेपर टफ नहीं था, ठीक है। पेपर 2 में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके कह सकते हो कि हाँ डायरेक्ट नहीं है, मतलब क्योंकि हमको आदत हो जाती है ना कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही थोड़ा सा इनडायरेक्ट आता है तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं, और एग्जाम हॉल में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये बहुत कॉमन चीज़ है। बट फिर भी आप ये कह सकते हो कि जूलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो आप अगर प्रिपेयर करो ढंग से तो ऑप्शनल तो आप अच्छा कर सकते हो, फोड़ सकते हो भाई साहब, मैं तो ये बोलूँगा अगर आपने अच्छे से कर रखा है, ठीक है। तो हमारी लेक्चर सीरीज़ तो चल ही रही है ना, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी कि अगले मेन से पहले आपका पूरा कंप्लीट करा दूँ। बस आपका जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुआ करें आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता दें कि ऐसे ऐसे है सर, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरा पूरा साथ रहेगा जब तक मेरे पास टाइम है, मैं आपको पूरा डिवोट करूँगा, देने की कोशिश करूँगा पूरा। और जैसे भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। उसके अलावा आंसर राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो आंसर राइटिंग में अभी थोड़ा सा रुक के, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रीलिम्स में लग जाना चाहिए। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो खासकर मैं बोल रहा हूँ, जो आप दे चुके हैं ऑलरेडी वो थोड़ा सा एक आध महीना और रुक सकते हैं। तो मैं प्रीलिम्स के ऊपर भी एक वीडियो आपको बना दूंगा अभी कि कैसे कैसे उसको आगे का आपको कैसे करना है, ठीक है। तो चलो इसको यहीं पे रखते हैं।
और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू, बाय।